तो डीएनएस पढ़ रहे थे, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, तो नेजल सेप्टम जो है वो डेविएट हो गई है, तो डेविएट होने से क्या हो रहा है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो नेजल सेप्टम जो है वो डेविएट क्यों हो रही है, उसकी इटियोलॉजी क्या है? तो इटियोलॉजी में हमें 4 टोटल मेन फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहला तो है ट्रॉमा। ठीक है, तो वही मुक्का वुक्का किसी ने मार दिया। ठीक है, एक तो हो गया ये ऐसा मुक्का वुक्का वाला ट्रॉमा। ठीक है, दूसरा होता है कि लेबर या डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा है उसका जो नेजल कार्टिलेज है वो इधर उधर हिल गया और वहां से डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आगे है डेवलपमेंटल एरर, तो वो भी देखेंगे अभी डेवलपमेंटल एरर में क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ रेशियल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी मतलब इटियोलॉजी है डेविएटेड नेजल सेप्टम की। बाकी कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मेन 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है ट्रॉमा पढ़ते हैं, तो ट्रॉमा की वजह से ये हमारी सीधी नेजल सेप्टम थी। अब ट्रॉमा मतलब किसी ने मुक्का वुक्का मारा या कुछ तो भी हुआ, तो इस ट्रॉमा की वजह से जो नेजल सेप्टम है वो डेविएट हो गई। ठीक है, तो ट्रॉमा में क्या लिखा है? लेटरल ब्लो ऑन द नोज मे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेप्टल कार्टिलेज। तो साइड से अगर मुक्का मारा है नाक के ऊपर तो कौन सी कार्टिलेज डिस्प्लेस होगी? सेप्टल कार्टिलेज डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, और वो डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, या फिर अगर फ्रंट से किसी ने मुक्का मारा है तो भी ट्विस्टिंग फ्रैक्चर हो सकता है नेजल सेप्टम का। ठीक है, तो भी वो डेविएटेड नेजल सेप्टम में आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है ट्रॉमा मे बी इन्फ्लिक्टेड एट बर्थ। ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे ट्रॉमा में ऑल्सो भी इन्फ्लिक्टेड एट बर्थ ड्यूरिंग डिफिकल्ट लेबर। ठीक है, तो डिफिकल्ट डिलीवरी के टाइम पे भी जो बच्चा है, जो बेबी है, उसके अंदर डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट लेबर की वजह से कि नोज जो है इट इज प्रेस्ड ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये जो है अगर बर्थ में ही इंजरी हो गई है तो उसको मतलब हमें इमीडिएटली ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी करके ठीक करें, अब वो ट्रीटमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो उसको इमीडिएटली ठीक करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा इटियोलॉजी में ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा में हम बताएंगे कि अगर लेटरल ब्लो से अगर किसी ने लेटरल ब्लो ऑफ द नोज कर दिया है तो सेप्टल कार्टिलेज जो है वो डिस्लोकेट हो जाएगी और डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्रंट से भी अगर किसी ने मुक्का मारा तो भी देखने को मिल सकता है, और डिफिकल्ट लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे भी हमें डेविएटेड नेजल सेप्टम का केस देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या लिखा है? डेवलपमेंटल एरर में देखने को मिल सकता है। अब डेवलपमेंटल एरर का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिशन, जब दांत आने का टाइम होता है ना बच्चों में, तो फर्दर डेवलपमेंटल टेक प्लेस इन द पैलेट। अच्छा, तो मतलब डेवलपमेंट में क्या हमने पढ़ा था कि जो नेजल सेप्टम जो है वो बहुत सारी बोन से मिलकर बना है। यहाँ स्फिनॉइड बोन के कुछ पार्ट से, ठीक है, या फिर मैक्सिला के कुछ पार्ट से, फ्रंटल बोन के नेजल स्पाइन वाले पार्ट से, तो मतलब अलग अलग बोन के कुछ कुछ पार्ट से मिल मिल के ये बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इन बोन्स के अंदर, आसपास की जो बोन्स थी उसके अंदर अगर हमें मतलब कुछ भी डेवलपमेंटल एरर देखने को मिले, जैसे क्लेफ्ट लिप, पैलेट, इन सब के अंदर अगर हमें डेवलपमेंटल एरर देखने को मिले तो भी हमारी नेजल सेप्टम जो है वो भी डेविएटेड होगी, है ना। तो वही लिखा है, क्या लिखा है इसके अंदर डेवलपमेंटल एरर में? नेजल सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोसेप्टल प्रोसेस व्हिच डिसेंड टू मीट द टू हाफ ऑफ द डेवलपिंग पैलेट इन द मिड लाइन। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? टेक्टोसेप्टल प्रोसेस। ठीक है, तभी तो नेजल सेप्टम बन रहा है, सेप्टम। तो टेक्टोसेप्टल एक प्रोसेस होता है जिसको नॉर्मली तो क्या होता है, जिसको नॉर्मली विच डिसेंड टू मीट द टू हाफ ऑफ द डेवलपिंग पैलेट इन द मिड लाइन। ठीक है, तो ये नॉर्मली इनको वापस से डिसेंड होके आपस में मिल जाना चाहिए, पर क्या होगा? अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द पैलेट एंड द बेस ऑफ द स्कल मे कॉज बकलिंग ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, तो अनइक्वल अगर पैलेट की ग्रोथ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इन लोगों का अनइक्वल अगर ग्रोथ बना हुआ है ना डेवलपमेंट के टाइम पे ही, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से हमारी जो नेजल सेप्टम है वो डेविएट हो सकती है। और दूसरा क्या लिखा है? इधर लिखा है इन माउथ ब्रीदर्स। ठीक है, मुंह से जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के केस में, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के केस में जो पैलेट है वो आर्च हो जाता है, हाईली आर्च हो जाता है, इस वजह से भी सेप्टम जो है वो डेविएट होगा। तो मतलब कौन सा केस बता दिया इसमें? एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी का एक केस बताया है। एक कंजेनाइटल मतलब कुछ दिक्कत हो गई, नेजल सेप्टम इज फॉर्म बाय, मतलब अगर टेक्टोसेप्टल प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो। और क्या लिखा है? सिमिलरली डीएनएस में बी सीन इन केस ऑफ क्लेफ्ट लिप
एंड क्लेफ्ट पैलेट एंड इन दोज विद डेंटल एबनॉर्मलिटीज, जिसकी दांत के अंदर दिक्कत है ना, जिसकी टीथ ही एबनॉर्मल है, तो उस केस में भी हमें नेजल सेप्टम जो है वो डेविएटेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही वाली जो बोन्स है वो मिलके ये नेजल सेप्टम को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे डेंटल एबनॉर्मलिटीज में देखने को मिल सकता है, क्लेफ्ट लिप में, क्लेफ्ट पैलेट वाले केस में, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी वाली केस में, तो हमें डेवलपमेंटल एरर में इतना लिखना है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रेशियल फैक्टर्स। कुछ रेशियल फैक्टर्स होते हैं जो डेविएटेड नेजल सेप्टम का रीजन है। ठीक है, तो कौन से रेशियल, मतलब ये जो भी लिखा है, कॉकेशियंस आर अफेक्टेड मोर देन ब्लैक अमेरिकन्स, तो ये जो रेस है ना, इस रेस में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रजाति में कॉकेशियंस वाले में ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद ब्लैक अमेरिकन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख देंगे अपन। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, हेरिडेटरी फैक्टर्स। हेरिडेटरी फैक्टर्स में सेवरल नंबर ऑफ द सेम फैमिली में हैव डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो मतलब अब ये पापा को भी है, ग्रैंडफादर को भी था, उसके बच्चे को भी था, तो मतलब ये हेरिडेटरी ही चल रहा है, जेनेटिक। ठीक है, तो सेवरल मेंबर ऑफ द सेम फैमिली में हैव डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो ये हमने पढ़ लिया इसके इटियोलॉजी। ठीक है, तो इटियोलॉजी में हमने पढ़ा ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर। ठीक है, डेवलपमेंटल एरर के अंदर हमें ये बताना है कि टेक्टोसेप्टल प्रोसेस जो है वो नॉर्मली डिसेंड होता है, अगर ये डिसेंड ढंग से नहीं हुआ तो हमें नेजल डेविएशन देखने को मिल सकता है, नेजल सेप्टम डेविएशन। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के केस में देखने को मिल सकता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और टीथ एबनॉर्मलिटीज, डेंटल एबनॉर्मलिटीज में देखने को मिल सकता है। रेशियल फैक्टर्स में हमें कॉकेशियंस जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू दी ब्लैक अमेरिकन्स, और हेरिडेटरी फैक्टर्स मतलब फैमिली, सेम फैमिली के अंदर ये रन करती है। ठीक है, तो डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉज है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का। अब नीचे लिखा है टाइप ऑफ डीएनएस। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं डीएनएस। अब हमने बोला कि ये जो नॉर्मल नेजल सेप्टम थी ये डेविएटेड हो गई है ना, कुछ तो अलग हो गई है, तो कितने टाइप की ये हो सकती है, तो इसमें लिखा है डेविएशन में इन्वॉल्व ओनली द कार्टिलेज बोन और बोथ द कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारी नेजल सेप्टम जो है वो कार्टिलेज से बनी है, बोन से बनी है। ठीक है, तो डेविएशन सिर्फ कार्टिलेज में हो सकता है, सिर्फ बोन में हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है कितने टाइप की हो सकती है, 5 टाइप का हमें देखने को मिल सकता है, 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स के डीएनएस देखने को मिल सकता है। सबसे फर्स्ट है एंटीरियर डिस्लोकेशन। ठीक है, तो एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ एंटीरियरली में हमें लिखना है सेप्टल कार्टिलेज जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेप्टल कार्टिलेज मे बी डिस्लोकेटेड into one of the nasal chamber. This is better appreciated by looking at the base of the nose when patient's head is tilted backward. तो एंटीरियर डिस्लोकेशन में हमें क्या करना है, ये जो ऊपर डायग्राम बना है ना वही है। एंटीरियर डिस्लोकेशन में हमें क्या करना है, सेप्टल कार्टिलेज जो है यहाँ पे क्या हो गया है, वो सेप्टल कार्टिलेज डिस्लोकेट हो गया है। ठीक है, कहाँ पे, वन ऑफ द नेजल चैम्बर में, आगे की तरफ। ठीक है, अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये एंटीरियर डिस्लोकेशन हुआ है, तो पेशेंट को कहेंगे कि आप अपना हेड जो है वो पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट कर लीजिए, है ना, बैकवर्ड। तो दिस इज बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ द नोज, देखते हैं व्हेन पेशेंट हेड इज टिल्टेड बैकवर्ड। तो ये एक तो हो गया एंटीरियर डिस्लोकेशन हो जाता है, जहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज जो है इट इज डिस्लोकेटेड इनटू वन ऑफ द नेजल चैम्बर। तो दूसरा क्या है, एंटीरियर डिस्लोकेशन हो गया। दूसरा है सी शेप डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है नेजल सेप्टम की। एक होता है एस शेप डिफॉर्मिटी, एक होता है स्पर्स बन सकते हैं और थिकनिंग हो सकती है। तो ये 5 डिफॉर्मिटी है। सी शेप में क्या है कि सेप्टम इज डेविएटेड इन अ सिंपल कर्व टू वन साइड। तो जो हमारा नेजल सेप्टम है इट इज डेविएटेड टू सिंपल कर्व टू वन साइड, एक साइड डेविएट हो जाता है। ठीक है, वन साइड डेविएशन। ठीक है, तो ये अगर वन साइड ही डेविएशन हो रहा है, सिंपल एक ही साइड का कर्व ले रहा है, तो ये सी शेप डेविएशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि सेप्टम इज डिवाइडेड इन अ सिंपल कर्व टू वन साइड, नेजल चैम्बर ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द नेजल सेप्टम विल बी वाइडर एंड मे शो कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ टर्मिनेट्स। तो जहां पे भी ये सी शेप डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, वहां पे हमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी टर्मिनेट्स की। ठीक है, नेजल टर्मिनेट्स होता है ना, तो वहां पे हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी टर्मिनेट्स की। बस ये पॉइंट लिखना है, सी शेप डिफॉर्मिटी हो गया। उसके बाद एंटीरियर डिस्लोकेशन हो सकता है, सी शेप डिफॉर्मिटी हो सकती है, एक होता है एस शेप। एस शेप डिफॉर्मिटी में हमें क्या देखने को मिलता है, आइदर इन वर्टिकल और एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन देखने को मिलता है ये वाली डिफॉर्मिटी। और इस डिफॉर्मिटी में बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि एस शेप मतलब इस वाले साइड को भी ले रहा है और इस वाले साइड को भी ले रहा है। ठीक है, तो बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखना है, ये
वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है। तो एस शेप डिफॉर्मिटी होगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्पर्स। स्पर्स ये भी एक डिफॉर्मिटी है। स्पर क्या है, स्पर एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है विच इज ऑफन फाउंड एट जंक्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। हमने बोला कि कार्टिलेज और बोन से बनता है नेजल सेप्टम, तो जंक्शन ऑफ बोन और कार्टिलेज के बीच में एक हो जाता है स्पर फॉर्मेशन। स्पर क्या है, इट इज अ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, विच इज ऑफन फाउंड एट द जंक्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। अ स्पर में प्रेस ऑन द लेटरल वॉल, लेटरल वॉल को प्रेस करेगा और वहां से उसको हेडेक होने लगेगा। तो स्पर की कंडीशन में पेशेंट को कंप्लेन रहेगी हेडेक होने की, ठीक है। लेटरल वॉल को प्रेस करेगा, नोज की जो लेटरल वॉल्स होते हैं उनको प्रेस करेगा। इट मे ऑल्सो प्री डिस्पोज टू रिपीटेड एपिस्टेक्सिस, बार बार हो जाएंगे इसको, ठीक है, बार बार एपिस्टेक्सिस के केस देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पर क्योंकि बोनी ओवरग्रोथ हो गई है ना, वहाँ पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन हो गया है एट द जंक्शन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, तो हेडेक होगा और ब्लीडिंग कंप्लेंट्स होगी। फिर लास्ट है थिकनिंग हो सकती है। अब थिकनिंग क्यों हो रही है नेजल सेप्टम में, इट मे बी ड्यू टू यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो चुका है ऑर्गेनाइज्ड हीमेटोमा की वजह से, या फिर सेप्टल फ्रेगमेंट्स की वजह से फ्रैक्चर हुआ और डिसलोकेट होने की वजह से वहां पे एक दूसरे के ऊपर बोन जो है वो ओवरराइड कर रही है, तो वहां इस वजह से क्या हुआ, थिकनिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया थिकनिंग का। इट मे बी ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड हीमेटोमा की वजह से या ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ डीएनएस हमारा, ठीक है। तो टाइप ऑफ डीएनएस कितने टाइप के हैं, टोटल 5 टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है, सी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डिफॉर्मिटी, स्पर्स बन सकते हैं और थिकनिंग हो सकती है। लास्ट हमें लिखना है क्लिनिकल फीचर। क्या देखने को मिलेगा हमें क्लिनिकल फीचर में, तो एक उसके ऊपर एक डायग्राम दिया है जस्ट ऊपर, ये डेविएटेड नेजल सेप्टम जहाँ लिखा था ना वहां वाले पेज में ही साइड में डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में हम क्या लिखेंगे, इस डायग्राम में क्या दिया है, सबसे पहले ये नॉर्मल दिया है ना, ये एक ट्राइंगल बनाया है सबसे ऊपर, डीएनएस एसोसिएटेड विथ हाई आर्च्ड पैलेट। तो इसमें सबसे मेन क्या था, डेवलपमेंटल एरर की वजह से क्या होता, हाई आर्च पैलेट हो जा रहा था एडिनोइड हाइपरट्रॉफी में, हाई आर्च पैलेट की वजह से ये डेविएटेड नेजल सेप्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाए हैं टाइप ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम के, कितने टाइप पढ़े हमने, 5, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफ्लेक्शन, एस शेप डिफ्लेक्शन, ठीक है, नेजल स्पर और थिकनिंग, ठीक है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन यहाँ है, ठीक है, सी शेप में एक साइड डिसलोकेशन बनाया है, एस शेप में दोनों साइड ऐसे दिखा दिया है, ठीक है, नेजल स्पर में ऐसे एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखा दिया है और ये थिकनिंग बता दी है। तो ये डायग्राम सेम टू सेम बना के आना है हमें, डेविएटेड नेजल सेप्टम का क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। ये हाई आर्च पैलेट वाला, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफ्लेक्शन, एस शेप डिफ्लेक्शन और नेजल स्पर और थिकनिंग ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक। अब हमें पढ़ना है क्लिनिकल फीचर्स इसका। तो क्लिनिकल फीचर हमने देख ही लिया, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिल रहा था। क्लिनिकल फीचर में हमें मेन तो क्या, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा स्पर वाले कंडीशन में, साइनसाइटिस की कंडीशन हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, एनोस्मिया हो सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो सकती है और मिडल ईयर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये क्लिनिकल फीचर में हमें एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या लिखा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेप्टल डिफॉर्मिटी ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। अगर सी शेप डिफॉर्मिटी है तो यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एस शेप डिफॉर्मिटी है तो बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ये लिखा है। अब इसके अंदर क्या लिखा है, व्हेन एग्जामिनिंग, अब एग्जामिन जब करोगे तुम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को, वन शुड असर्टेन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज, इट कुड बी वेस्टिबुलर, नेजल वॉल्व और टर्बिनल, कोएंडल, ये सब अब लिखा है, ठीक है। तो इसमें अपन को इतना पढ़ना नहीं है। क्लिनिकल फीचर में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूनिलेटरल या बाइलेटरल। आगे देखें, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, हेडेक हो सकता है। अब हेडेक क्यों होगा, हेडेक डेविएटेड नेजल सेप्टम से स्पेशली स्पर वाले जो है, तो स्पर जो है वो क्या कर रहा था, लेटरल वॉल को बार बार इरिटेट कर रहा था जिसकी वजह से प्रेशर हेडेक होता है, ठीक है। साइनसाइटिस की कंडीशन हो सकती है डीएनएस वाले पेशेंट में। तो साइनसाइटिस में क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है इट में ऑब्स्ट्रक्ट साइनसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन पुअर वेंटिलेशन ऑफ द साइनस एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कॉज टू प्रीडिस्पोज साइनस इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ठीक है, साइनसाइटिस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, साइनस को ब्लॉक कर देगा, है ना, पुअर वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट द साइनस जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। एपिस्टेक्सिस हो सकता है, एपिस्टेक्सिस क्या लिखा है, म्यूकोसा ओवर द डेविएटेड पार्ट ऑफ सेप्टम इज एक्सपोज्ड टू ड्राइंग इफेक्ट्स ऑफ एयर करंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट व्हिच ऑफन रिमूव्ड
कॉज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में ऑल्सो अकर फ्रॉम वेसल्स ओवर सेप्टल स्पर। तो एपिस्टेक्सिस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, क्या लिखा है कि जो हमारा सेप्टम है, जो नेजल सेप्टम है, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब वहां का जो म्यूकोसा जो है ना, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ड्राइंग इफेक्ट से ये ड्राई हो जाती है, और अगर कोई इसको नोज पिकिंग करके ऐसे निकालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा वहां पे, उसके साथ साथ फिर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्पर के केसेस में, है ना, सेप्टल स्पर के केसेस में भी एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है। आगे लिखा है एनोस्मिया, एक फीचर है, एनोस्मिया देखने को मिल सकता है हमें क्लिनिकल फीचर में। पेशेंट बोलेगा ओल्फैक्टरी रीजन में तो पार्शियल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, उसको स्मेल नहीं आएगी, है ना, पार्शियल या कंप्लीट लॉस हो सकता है, ठीक है, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है, ठीक है। आगे और क्या देखने को मिल सकता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी मे बी एसोसिएटेड विद डेविएशन ऑफ कार्टिलेजिनस बोनी और बोथ डिफॉर्मिटी ऑफ नेजल टिप ऑफ, मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी मतलब नाक सामने से ही एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द फेस में ही पता चल जाएगा कि ये इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो सकती है। मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है कि डीएनएस जिसको होता है ना, उसको बार बार मिडल ईयर इन्फेक्शन की भी दिक्कत होती है। तो ये हमने पढ़ लिया क्लिनिकल फीचर। अब हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट। क्लिनिकल फीचर में हमने मेन तो क्या पढ़ा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हेडेक, साइनसाइटिस, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी और मिडल ईयर इन्फेक्शन। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो माइनर डिग्री का है अगर ट्रीटमेंट तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, है ना, अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो इतना माइनर डिग्री में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है। पर अगर मतलब ज्यादा दिक्कत आ रही है, डेविएटेड सेप्टम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की चीजें हो रही है अगर उस पेशेंट में, तो हम क्या क्या करेंगे। अब इसमें लिखा है सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, फिर सेप्टोप्लास्टी भी करते हैं, और क्या लिखा है, ये दो चीजें करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सर्जरी पार्ट लिखा है, क्या लिखा है, सब म्यूकस रिसेक्शन करते हैं और सेप्टोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा क्या कहते हैं, इसके अंदर हमें यही सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमने डीएनएस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन का। फिर इटियोलॉजी में ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर, रेशियल फैक्टर, हेरिडेटरी फैक्टर पढ़ा। फिर टाइप्स के अंदर हमने 5 टाइप पढ़े, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिसलोकेशन, है ना, एस शेप डिफॉर्मिटी, स्पर्स हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है। और क्लिनिकल फीचर में हमने पढ़ा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हेडेक होता है उस पेशेंट को, साइनसाइटिस होता है, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी और मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट में सब म्यूकस रिसेक्शन और सेप्टोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में है।